महाकुंभ भगदड़ का जिक्र करते हैं क्योंकि हर किसी को डर और इस बात का लेकर वहम कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो कैसा होगा। लेकिन ये जानकारी आपको दे दें कि व्यवस्थाओं को एक बार फिर से संभाल लिया गया है, सामान्य है, तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं, कोई ऐसी अप्रिय तस्वीर फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रही जिस तरह से देर रात निकल कर आई थी। तो महाकुंभ भगदड़ को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में मौजूद है और भगदड़ में घायल हुए श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार घटना की जानकारी ली। अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी घटना की जानकारी ली और फिलहाल प्रयागराज में हालात नियंत्रण में है। ये सबसे महत्वपूर्ण जब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये डिटेल उन्होंने दी है। ये भी कहा कि श्रद्धालु अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम बरते, बीमार लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और इसीलिए श्रद्धालु संगम नोच की ओर जाने का प्रयास न करें। श्रद्धालु जिस घाट के करीब हैं वहीं स्नान करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी बार बार यही अपील कर रहा है, सबसे अहम कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 और आज दूसरा अमृत स्नान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी, संगम क्षेत्र में भव्य माहौल। थोड़ी ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान भी शुरू हो जाएगा क्योंकि इस बार जिस तरह से तस्वीर देर रात निकल कर आई तब साधु संतों द्वारा, अखाड़ों द्वारा, महामंडलेश्वर द्वारा ये कहा गया कि जितने श्रद्धालु अभी मौजूद हैं पहले वो स्नान कर ले ताकि भीड़ जैसी कोई समस्या ना हो या फिर कोई भगदड़ जैसी समस्या ना हो। उसके बाद साधु संत अमृत स्नान करेंगे। तो थोड़ी देर में अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। अखाड़ों से साधु संत निकलना शुरू हो चुके हैं। सुबह से अब तक देखा जाए तो अगर अनुमान बता रहे हैं हम आपको, सुबह से अब तक 2 करोड़ 78 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 10 लाख कल्पवासियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और अब तक कुल 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में स्नान कर चुके हैं। प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और ज्यादा सुचारू कर दिया गया है। आपको हर तरफ जवान तैनात मिलेंगे और सरकार और प्रशासन इसी कोशिश में कि अब कोई भी ऐसी अव्यवस्थित तस्वीर नजर ना आए, अप्रिय तस्वीर ना आए। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, सरकार और प्रशासन उन्हीं की सेवा के लिए है, तो ऐसे में सहयोग की जरूरत है। उन श्रद्धालुओं से भी ये उम्मीद की जा रही है। और एक अच्छी खबर, इतिहास रचा इसरो ने एक बार फिर से सेंचुरी लगाई है। इस पूरे मामले की जानकारी दें तो GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट यानी कि NVA-02 लॉन्च किया गया है और ये जो लॉन्चिंग है दरअसल ये सेंचुरी लगाती हुई 100वीं लॉन्चिंग है। सतीश धवन सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। NVA-02 से अब रीजनल नेविगेशन क्षमता बढ़ेगी जिसकी दरकार थी। हालांकि पहले भी इस तरह की लॉन्चिंग हो चुकी है, सक्सेसफुल हुई है, नेविगेशन पहले भी होता था, लेकिन अब क्षमता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए सुरक्षित स्थानीय नेविगेशन होने से रक्षा क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। सफल प्रक्षेपण को इसरो प्रमुख ने मील का पत्थर बताया है और दूसरी तरफ सेंचुरी भी लगाई है और इसीलिए इतिहास रच दिया है एक बार फिर से इसरो ने। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण, पानी, ट्रैफिक की समस्या आधी हो जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। अब अन्नदाता के साथ ईंधन दाता भी किसान बन रहे हैं। दिल्ली में 1,40,000 करोड़ के लिए काम है। दिल्ली और आसपास के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। इससे दिल्ली में हाफते ट्रैफिक से राहत मिलेगी। 1-2 साल में बदल जाएगी दिल्ली। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ के काम करा चुका हूं। मेरे काम में कोई करप्शन नहीं। अब लोगों को पता चल गया है कि अच्छा काम नहीं करेंगे तो सजा तो मिलेगी। इशारा उनका किस तरफ था ये हर कोई जानता है। 5 तारीख को चुनाव है, दिल्ली विधानसभा चुनाव। जनता फैसला करेगी और इसी जनता को लुभाने में अब इस तरह के बयान भी, इंटरव्यू भी, सारी बातें। आगे उन्होंने कहा कि मैंने कई कार्रवाई भी की है, बहुत सारे लोगों को 1-1 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड भी किया है और अब जनता का फैसला है कि जिन्होंने सही काम नहीं किए हैं उन्हें वो सजा देगी। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इंटरव्यू और इंटरव्यू के जरिए जो तमाम मुख्य बातें उन्होंने कही, वो मुख्य जो बिंदु थे वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि मैंने भी काम बहुत किए हैं, एक-एक लोगों को ऐसे निकालकर ब्लैक लिस्टेड किया है ताकि फिर वो जनता के साथ
इस तरह की गलती ना करे। जनता के हित के लिए जो काम करता है वो आगे आता है और हमारी सरकार इसे लेकर कटिबद्ध है। बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी। प्रदेश भाजपा में 44 जिलाध्यक्षों में से अब तक 23 का निर्वाचन हो चुका है। संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान बीजेपी में 44 जिले बनाए। कल बीजेपी ने 7 और जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। जैसे कि चूरू की बात करें, सीकर, पाली, जालोर, जैसलमेर, राजसमंद और बांसवाड़ा में निर्वाचन हो चुका है और इससे पहले 25 जनवरी को 5 और 27 जनवरी को 11 जिलाध्यक्ष चुने गए थे। सभी जगह निर्विरोध तरीके से जिलाध्यक्षों को चुना गया और आज से 3 दिन में 21 और जिलाध्यक्षों का निर्वाचन करेगी भाजपा। 31 जनवरी तक जिलाध्यक्ष और 5 फरवरी तक प्रदेशाध्यक्ष का निर्वाचन होगा और यह बेहद जरूरी भी है। संगठनात्मक रूप से कैसे मजबूती दिखाई जाए, संगठनात्मक रूप से मजबूती तो फिर सत्ता में भी मजबूती, और यह हमेशा से होता है और इसलिए कोशिश इसी तरीके से ज्यादातर निर्विरोध हैं। लेकिन ऐसे में पूरे तरीके से देखा जाए तो 31 जनवरी तक जिलाध्यक्ष और 5 फरवरी तक प्रदेशाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं, ये एक अच्छी खबर है, आप तक पहुंचा दें। ये जानकारी मिल रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 20 से 25 रुपए की कमी संभव है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रह सकते हैं। 1 फरवरी से लागू होंगी गैस की नई दरें। घरेलू गैस सिलेंडर 906 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर। कमर्शियल गैस सिलेंडर की दर अभी 1831 रुपया 50 पैसे। गैस रेट्स इंडेक्स दे रहा है नई दरों के संकेत। लेकिन इससे पहले जब भी कोई इस तरह की खबर आती थी तो यही जानकारी मिली कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों में या फिर जो दाम हम जिसका जिक्र करते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। जेब ज्यादा ढीली हो रही थी। घरेलू गैस के जो दाम है वो लगातार यथावत है, अभी भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन 1 फरवरी को कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो उपभोक्ता है उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। 2 फरवरी को पर्यटकों के लिए दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगा आमेर महल। दरअसल उस दिन सुबह 11 बजे तक ही पर्यटकों को महल देखने के लिए टिकट मिलेगा। अगर आप सुबह जल्दी जाते हैं और अगर आप 11 बजे तक ही आमेर महल घूम लेते हैं, विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं, अपना फोटो सेशन करा लेते हैं, तब तो ठीक है, क्योंकि 11 बजे तक ही दरअसल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तहत आमेर में हेरिटेज नाइट का आयोजन किया जाएगा और ऐसे में 12 बजे से हेरिटेज नाइट के आयोजन शुरू करने की कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 2 फरवरी को लाइट एंड साउंड शो का भी संचालन बंद रहेगा। शायद इसी वजह से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हर साल इसका आगाज होता है। अगर कोरोना काल को छोड़ दिया जाए, लंबा वक्त हो गया है, तो ऐसे में एक बार फिर से शब्दों का, साहित्य का और कुछ ऐसे शब्दों के जरिए लाइमलाइट आने के लिए ऐसी बयानबाजी भी हो जाती है, तो उसका संगम फिलहाल रहेगा। लेकिन आमेर महल में उसका शो रहने वाला है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए 2 फरवरी को पर्यटकों को थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर वो आमेर महल पूरा दिन घूमना चाहते हैं तो महज 11 बजे तक ही आप आमेर विजिट कर सकते हैं। एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पुतिन की हत्या साजिश जो थी वो बाइडेन ने रची थी? अमेरिका के राजनीतिक पंडित का सनसनीखेज दावा। टकर कार्लसन ने लगाया पुतिन की हत्या की साजिश रचने का आरोप। हालांकि कार्लसन ने इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। रूस ने कार्लसन के दावे पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पुतिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भविष्य में भी कभी भी कोई अनहोनी अप्रिय घटना हो सकती है, कोई इस तरह की घटना हो सकती है, तो उसे लेकर सुरक्षा के आवश्यक कदम। लेकिन अभी तक जिसने दावा पेश किया, जिसने बात कही, उसने कोई ठोस सबूत फिलहाल अभी पेश नहीं किए हैं।